गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सप्ताह आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा था, ऑनलाइन एग्ज़ाम। उम्मीद करती हूँ आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आप लोगों को एग्ज़ाम देख के एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि मिली होगी। आप लोग अपने बारे में जान भी पाए होंगे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, और हम लोग भी जान पाए हैं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कर्मनाशा की हार, जो हम लोग की कहानी अधूरी रह गई थी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के वजह से। तो हम लोगों ने कहानी करीब करीब ख़त्म ही कर ली है। कहानी की शुरुआत क्या हुआ था? कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ गई थी। कहाँ? नईडी नामक गांव में। तो नईडी नामक गांव कर्मनाशा नदी के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में कौन रहते थे? पैर से अपाहिज भैरव पांडे, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग ये कहानी पढ़ रहे हैं। भैरव पांडे, कुलदीप, फूलमत। तो भैरव पांडे जो थे वो माता पिता की मृत्यु के उपरांत अपने 2 वर्षीय भाई कुलदीप को बेटे की तरह उन्होंने पाला पोसा था। कुलदीप अब 16 वर्ष का नवयुवक हो गया था और अपने पड़ोस में रहने वाली फूलमत से प्रेम करने लगा था, जो मल्लाह जाति की है और एक बाल विधवा है। भैरव पांडे को इन दोनों पर संदेह हो गया था, शक हो गया था। और इनका यह संदेह पुष्ट कब हो गया, अर्थात इन्हें कब विश्वास हो गया अपने संदेह पर? जब एक दिन चांदनी रात में कर्मनाशा के तट पर वे दोनों को एक साथ देख लेते हैं। भैरव पांडे ये सहन नहीं कर पाते हैं और भैरव पांडे एक कसमकस में फंस जाते हैं। सोचने लगते हैं कि अगर फूलमत छोटी जाति की है तो इसमें उसका क्या दोष, अगर वह विधवा है तो इसमें उसका क्या दोष। उसके गुणों को सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि उनके सामने एक काल्पनिक रूप से फूलमत खड़ी हो जाती है और वह आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही होती है, और भैरव पांडे वहाँ पर एकदम चुपचाप खड़े हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, वो एक कश्मकश में फंस गए हैं। फिर भैरव पांडे क्या कहते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये असंभव है। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपके। भैरव पांडे जो अब तक ये सोच रहे थे कि शायद फूलमत को अपनी बहू बना ली जाए क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अचानक उन्हें कुछ याद आता है। वो अपनी कसमकस से बाहर निकलते हैं और कहते हैं ये असंभव है। बड़े ही कर्कश आवाज में भैरव पांडे बुलाते हैं कुलदीप को। कुलदीप दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों संवेद दिखाई पड़े थे। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? पांडे चिल्लाते। इतने निर्लज तो तुम दोनों इतने निर्लज हो। वो दोनों को डांटते हैं कि क्या तुम लोग इतने निर्लज हो? पांडे बढ़कर सामने आए, फूलमत की ओर मुंह फेर कर बोले, तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वह स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कभी नहीं। फूलमत चुपचाप खड़े थे। पांडे दूने क्रोध से बोले, मतलब जितना उनका क्रोध था वो फूलमत के चुप होने से, वह क्रोध बढ़ के दुगना हो गया। और फिर बोलते हैं, चुप क्यों है चुड़ैल, बोलती क्यों नहीं? मैं क्या इसकी जिंदगी बिगाड़ूंगी दादा? वो सहसा एकदम निचुड़ गए। मैंने तो कई बार मना किया। वह फूलमत बताती है कि मैं क्यों इसकी ज़िंदगी को बिगाड़ूंगी, मैंने तो कितनी बार मना किया है। कुलदीप। पांडे दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों में मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है उसी हाथों से तुम्हारा गला घोट कर मार भी सकता हूँ। कुलदीप डर जाता है, हकलाते हुए वो बोलता है, दादा हम दोनों, उसकी बात बीच में ही अधूरी रह जाती है। भैरव पांडे बीच में ही बोलते हैं, पापी नीच। भैरव पांडे हाथ की 5 उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर गई। पापी नीच बोल के भैरव पांडे एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर लगा देते हैं। मैं सोचता था तू ठीक हो जाएगा। पांडे क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर
तुल ही गया है। वे फूलमती की ओर घूमकर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन, भाग, नहीं तो तेरा गला घोटकर इसी पानी में फेंक दूंगा। अंधड़ की को पीते हुए तृप्ति सांप जैसे स्वर, यह सब मैंने किया था। भैरव पांडे चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। उनकी छाती पर सरक कर रामायण की गुटका जमीन पर गिर पड़ी। वो जो रामायण की गुटका लिए हुए थे वो उनके छाती से सरक कर नीचे गिर पड़ी और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिराव की खाक छानते रहे, उसे ढूंढते रहे, किंतु वह मिला नहीं। थक हार कर पांडे वापस आ गए। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक इतनी लंबी विशाल बकरी, जिसकी दीवारें मुंह दबाए शांत मुजारी के तप की तरह अडिग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण, पिंजर की तरह लगती थी। एक पिंजरे की तरह लगता था उन्हें अपना वो घर। यह बकरी चौखट पर पैर रखते हुए पांडे की आत्मा कराह उठी, चला गया। बैसाखी रखकर पांडे आंगन के कोने में बैठ गए। अब वह कभी नहीं लौटेगा। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपने आंखों से ओझल नहीं होने दिया है। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया पाला पोसा, और आज लड़का दगा दे गया, मतलब उसे छोड़कर चला गया। पांडे अधरों की मेड़ के पीछे बिठा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयास करते रहे। भोर होने में देर थी। उन्नीद आंखें करुआ रही थी, मैंने उनकी आंखों में नींद नहीं थी, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मोल। आंखें जल रही थी, लेकिन उनके मन में जो जलन थी उसके आगे उस जलन का कोई महत्व नहीं था। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने की बसवार के भीतर से पूर्वी छितज पर ललछुआ उजारा फूटने लगा था, मतलब सुबह होने वाली थी। गली के मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से जाते ही घर घर की गूंज रही थी। एक घुमड़ता गड़गड़ाहट का स्वर, जिसके पीछे जात वाली के कंठ की व्यथा की एक सुरीली तान टूट टूट कर कौंध रही थी। मुहे जगानी बना के कहाँ गईले रे जोगिया, ये गीत उभर रहा था। पांडे एक क्षण अवाक होकर इस दर्दिले गीत को सुनते रहे। पियासे, भूले भटके, थके हुए स्वर पांडे की आत्मा को जैसे समान वेदना के पहचान कर उतरते जा रहे थे। तत् इस गाने का जो दर्द है, भैरव पांडे उसे महसूस कर रहे थे। अब रोने चली चुड़ैल। पांडे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे, रो रो कर मर, मैं क्या करूं। बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे ही उधर बढ़े। सामने 3-4 लड़के अरहर की खूंटियां गाड़कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। क्या कर रहे हैं रे छबीले, पांडे बलात् चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले, मतलब जबरदस्ती हंसते हुए बोले। देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं, वो लड़के उन्हें बोलते हैं। पांडे मुस्कुराए, जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खूंटियां गाड़कर कर्मनाशा की बाढ़ रोकना चाहता है। वह भीड़ कैसी है रे छबीले, नहीं जानते, फूलमती को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पांडे से सटकर बोला, क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर ही जाती है ना। वो उनसे पूछता है कि अगर फूलमती की बलि दे दी जाएगी तो ये बाढ़ उतर जाएगा ना। हाँ हाँ। पांडे आगे बढ़े। बोतल की टिप खुल गई थी। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। चली थी पांडे वंश में कालिक फूटने। अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है। फूलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ
जार बेजार हो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्यों ने पसीजना ही छोड़ दिया था। मतलब उनके रोने का, उनके आंसुओं का, उनके तकलीफ़ों का किसी को अनुभव नहीं हो रहा था, किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने अपने प्राणों के मोह इन्हें पशु से भी नीचे उतार चुके थे। उन्हें लग रहा था कि फूलमत ने जो पाप किया है, फूलमत ने अगर पाप किया है तो उसको ये बलि अगर दे दी जाएगी, उसे कर्मनाशा नदी में फेंक दिया जाएगा, तो बाढ़ अपने आप वापस पानी जो है, जो बढ़ी हुई है, जो बाढ़ आई हुई है, वो पानी वापस नदी में चली जाएगी और नदी फिर से अपने आकार में आ जाएगी। इन्हें पशुओं से बाढ़, कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए, बिना प्राण की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए जिसने पाप किया। पर साल जाने के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा 2 बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांप की तरफ फुफकार रही थी। मुखिया का विरोध करने पर का किसी को साहस नहीं था। उसके जघन्य कार्यों का ऐसा समर्थन कभी न हुआ था। पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड़ में से कई इस तरह से सोच रहे थे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, परंतु कौन बोले, सब मुंह सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे? मुखिया बोले, सारे गांव ने फैसला कर दिया है, एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। एक विवस्त सन्नाटा। पांडे ने आकाश की ओर देखा, आगे बढ़े। फूलमत भय से चिल्ला उठी। पांडे ने बच्चा को उसके गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी, तो सुनो। कर्मनाशा की बाढ़ दूध मुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांध को ठीक कराना होगा। ये जो बाढ़ आ रही है, तो वह आप दूध मुहे बच्चे को अगर नदी में फेंक देंगे तो बाढ़ इससे शांत नहीं हो जाएगी। इसके लिए आपको बांध बनाना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहू बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो यह है बूढ़े पांडे जी की बहू। मुखिया व्यंग से बोले, पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों के परिवार समेत कर्मनाशा को पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? लोग अवाक पांडे की ओर देख रहे हैं, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रशस्त, अटल कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्रित लहरों की चपेट में बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धाराशाही हो गए थे, वे एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थी। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थी। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थी, शिथिल, थकी, परिजात। तो ये थी कर्मनाशा की हार, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ भैरव पांडे खड़े होकर फूलमत और उसके बच्चे की रक्षा करते हैं। तो वह कर्मनाशा जो पहले कभी बिना बलि लिए शांत नहीं हुआ था, वह भी इस बार हार गया। भैरव पांडे की इस गर्जन समस्त रूढ़ियों और अंधविश्वासियों को जड़ मूल से ध्वस्त कर रही थी। क्यों? क्योंकि भैरव पांडे जो बच्चे को लेकर के और फूलमत की जैसे रक्षा करते हैं, लोग ये सब देखकर अवाक रह जाते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कर्मनाशा, जहाँ नदी हर साल बढ़ती थी, लेकिन वहाँ बांध नहीं बनाया जा रहा था, वहाँ किसी की बलि दी जा रही थी, क्योंकि उनकी मान्यता थी, उनका ये अंधविश्वास था कि जो कर्मनाशा नदी जो बढ़ रही है, जो नदी में बाढ़ आ रही है, वह किसी की बलि लेकर ही शांत होगी। तो वहाँ किसी की बलि दी जा रही थी। इस बार इस बलि को में चुना गया था फूलमत और उसके बच्चे को, जिसे भैरव पांडे ने बचा लिया और लोगों के अंधविश्वास को दूर किया।
तो आप लोग इस कहानी से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो सारे देखेंगे। 4 पार्ट है, चारों भाग आप लोग देखेंगे और इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो भी परेशानी होगी, या हमारी ऑनलाइन क्लास जब होगा जूम में, जूम लाइव क्लास, तो उसमें आप लोग इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप लोग उस क्लास में पूछिएगा।